जिस वैक्सीन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, उसको लगाने का ऐलान आखिरकार हो ही गया। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, उनमें फ्रंटलाइन वर्कर को प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और उसके बाद 50 साल के ऊपर के लोगों को यह टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हुए थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल यानी सोमवार को एक बेहद अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीका लगाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पीएम मोदी की बातचीत होगी। और इसी दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। 16 तारीख से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक समीक्षा बैठक की। तमाम तैयारियों को मुकम्मल मानने के बाद उस तारीख का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के बाद टीका क्रांति शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी होने का दावा किया और कहा कि पहले चरण में 89 अस्पतालों में ये टीके लगाए जाएंगे। अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में है और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। राजधानी दिल्ली में भी तैयारियां पूरी है। 16 तारीख से कोरोना का वैक्सीन लगने वाला है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। ज्योत्सना हमारी सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं। जावेद, जिस तरह की तैयारी है, इसमें लगे तमाम लोग किस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, अगर आपकी बातचीत इन लोगों से हो रही है? देखिए, कनॉट प्लेस में हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ एनडीएमसी के वो कर्मचारी मौजूद हैं जो कोरोना ड्यूटी में हैं, जो अभी भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई बिना मास्क के ना निकले। सर, अब कोरोना वैक्सीन की तारीख आ गई है, 16 जनवरी से लगने शुरू हो जाएंगे। कितना तैयार हैं आप और कितना बड़ा दिन होगा 16 तारीख का? तैयारी बड़ी खुशी होगी कि वैक्सीन आ जाएगी हमारे भारत की। अच्छा, तो बड़ी खुशी होगी, सभी को लगानी चाहिए। सर, ये बताइए कि आप लगातार ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, खतरा भी आप लोगों ने उठाया। आज जब आप ड्यूटी कर रहे हैं, 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, कितना बड़ा दिन होगा आपके लिए? बहुत बड़ा दिन होगा। अच्छा, मैं बहुत खुशी होगी। हमारे भारत में इतनी बढ़िया दवाई आएगी। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अभी भी मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं? आप लगातार चालान कर रहे हैं आप लोग? उनको बहुत समझा रहे हैं, चालान काट रहे हैं, नहीं मान रहे, उनको अपील करेंगे। देखिए, वैक्सीन जरूर आ रही है और ये बहुत समझना जरूरी है कि मास्क पहने। आप बताइए कि कितना बड़ा दिन होगा आप लोगों के लिए? देखिए, भारत के लिए तो बहुत बड़ा अच्छा दिन होगा वो, जिस वक्त वैक्सीन आएगी भारत में जी। लेकिन अभी जो जनता को समझना चाहिए
वो जनता बिल्कुल नहीं समझ रही है। बिना मास्क के यहाँ पर कितने चालान कर चुके हैं अभी तक आप? अभी तक हम लगभग 10 चालान कर चुके हैं 1 घंटे के अंदर। देखिए यह रविवार का दिन है और 1 घंटे में 10 चालान हो चुके हैं। आपके हाथ में चालान बुक है, आप बताइए जरा आप कितने कर चुके हैं चालान? ये साथ में ही है। साथ में ही है। हाँ। 5 हमने कर दिए, 5 दूसरे। तो देखिए 2 चीजें हैं, एक तो आपको वैक्सीन लगेगी उसका इंतजार भी हो रहा है, लेकिन अभी भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार चालान कर रहे हैं उन लोगों की जो मास्क नहीं पहन रहे। दोनों चीजों को जोड़ते हुए अगर आप क्या चुनौती है अभी आगे आपके सामने? सर यही चुनौतियां है कि पब्लिक को अपने आप मानना पड़ेगा। हाँ। अपनी सेफ्टी खुद उनके हाथों में है। वैक्सीन लग जाएगी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पब्लिक को खुद ही सेफ्टी जरूरी होगी। अपने आप कौन, आप यहाँ घूमने के लिए आए? अच्छा, इनका चालान तो नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, आप बताइए वैक्सीन आ रही है 16 तारीख को, पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, क्या कहेंगे कितना बड़ा दिन होगा भारत के लिए? ये वैसे हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा, पर लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वैक्सीन को सबको लगने के लिए टाइम लगेगा। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर जो है वो हमें लेने ही चाहिए, चाहे मास्क लेने चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है मास्क। कभी आपको लगा कि मास्क उतारना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं टीम लगी हुई है, मास्क के चालान कर रही है, क्या कहेंगे? चालान से डरनी मत। अगर आप मास्क लगा रहे हो, प्रिकॉशंस रखो, तो कोई कोरोना वैसे भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर वैक्सीन पर क्या कहेंगे? 16 तारीख को तय हो गई है, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन लगेगी, क्या कहेंगे? कितना बड़ा दिन है? वैक्सीन आने से इंडिया का तो देखो मेन प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जो इकोनॉमी डाउन हो गई है वो उठ जाएगी। देखिए वैक्सीन से कई पहलू है, न सिर्फ लोगों का डर निकलेगा, बल्कि जब वैक्सीन लगनी शुरू होगी, काम धंधे पटरी पर लौटेंगे लोगों के। तो ये अलग अलग पहलू जिन पर लोग बात कर रहे हैं, और टीम लगातार यहाँ पर डटी हुई है। प्रशांत जी, तो ये 16 तारीख का तो स्वागत कर रहे हैं हर कोई, वैक्सीन लग रही है, लेकिन तब तक सावधानी भी बरतनी है और इसी में हम सबकी समझदारी भी है। लेकिन स्वागत हो रहा है इसका कि अब हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है वैक्सीन को लेकर। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित भी करार दिया है। उनकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश, जो लगातार अपने सवाल खड़े कर रहे थे वैक्सीन को लेकर। उन्होंने कहा है कि टीके पर किसी भी तरह की अफवाह में किसी को नहीं फंसना चाहिए। कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का ड्राइव 130 करोड़ के भारत के अंदर 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान प्रारंभ होने वाला है। लेकिन ये जो टीकाकरण का अभियान प्रारंभ होने वाला है, आपको शायद ये भी मालूम हो कि इतने कम समय में दुनिया में पहली बार किसी टीके का आविष्कार किया गया है। बड़ी तादाद में भारत में वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया की इस पर निगाह है। मुंबई में ज्योत्सना, हमारी सहयोगी ज्योत्सना, लोग लगातार इसी तारीख का इंतजार कर रहे थे जिनसे आपकी बातचीत हो रही है। क्या उनके मन में कहीं कोई शक है या फिर अब वो इसका स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने। खास तौर पर अगर मुंबई करों की बात करें तो मुंबईकर बहुत ही इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुंबई ही वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाका रहा है, जहां पर कोरोना की सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई है और कोरोना से ज़्यादा प्रभावित लोग भी हैं। अभी करंट सिचुएशन की बात करें, अगर मुंबई में मौजूदा सिचुएशन की बात करें, तो मुंबई में नए स्ट्रेन के जो कोरोना मरीज़ हैं वो भी पाए जा चुके हैं। मुंबई से सटे आसपास के जैसे थाने है, कल्याण डोंबिवली है, मीरा भाईंदर है, पुणे है, वहाँ पर भी कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज़ पाए गए। ऐसे में मुंबई करों के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ा दिन रहेगा 16 तारीख, क्योंकि 16 तारीख को कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। तो देशवासियों के साथ साथ मुंबई के लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे और स्वागत कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी राजस्थान में पहले चरण में लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगने की जानकारी दी है और जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज के इंतजाम की भी बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तब भी हमने पूछा था वैक्सीन कब आएगी, तब तो उन्होंने तिथि दी नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया और ये जो हमारे त्यौहार है, उन त्योहारों के बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज़्यादातर तैयारियां तो हमारी होती ही पहले से ही है। उधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी 16 तारीख से शुरू होने वाली वैक्सीन लगने के कार्यक्रम का विरोध किया था और उन्होंने सलाह दी है कि पूरी तरह से ट्रायल हुए वैक्सीन लगाना असुरक्षित साबित हो सकता है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने
कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वैक्सीन देने की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर दिया गया है। किन किन स्टेपों को आप लोग वहाँ फॉलो करते हो? जी, हम लोग तो पहले टीका लगाए, तो टीका लगाने पर हम लोग 4 संदेश देते हैं। पहला संदेश हम लोग का सर ये होता है कि हम सर आपको कोरोना की वैक्सीन लगा दी है, उसके बाद से कोरोना की हम वैक्सीन लगा दिए हैं, इसके आप सर ना नहीं सर, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आधा घंटा हम आपको बैठाएंगे कमरे में, उसके बाद आपको घर जाने के आधे घंटे बाद कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप पीछे कार्ड पे एक नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और ट्रेंड जो है एएनएम है, उनसे बात करते हैं। मैम, जब आप लोग टीका लगाते हैं तो क्या संदेश, जो मास्टर ट्रेनर दिल्ली से आए थे, आपको जो ट्रेनिंग दी गई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो आप लोग क्या संदेश देते हैं उन लोगों को जिनको? संदेश है कि जैसे कि आपको आज कोविड-19 का टीका लगाया गया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप घर जाइएगा, यदि कोई हल्की परेशानी हो तो आप इस पे कॉल नंबर पे फोन कर सकते हैं। पहले कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया, लेकिन अब ज्यादातर के समझ में आ रहा है कि ये टीका हम सबके हित में है। पंजाब सरकार के भी मंत्री भारत भूषण ने कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे मुद्दों पर विवाद पैदा करने से बचना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं मैं उनको धन्यवाद करूंगा। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इस मौके पे नेमत बन के आ रही है, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार की जा रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई रन्स वगैरह भी पूरे कर लिए सारे स्टेट्स में। तो अब इसका फ़ायदा जो इंसानियत को मिलने वाला है, उसकी जितनी तारीफ़ करिए, जितनी उसके लिए धन्यवाद करिए, वो कम है। पंजाब के मंत्री भी कह रहे हैं कि सभी को स्वागत करना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए। लेकिन देश भर की जनता क्या कहती है, इस 16 तारीख को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? दिल्ली के कनॉट प्लेस में हमारे सहयोगी जावेद मौजूद हैं। जावेद, जनता से जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, कई लोगों ने विरोध भी किया, किसी ने शक जाहिर किया, लेकिन असली बात यह कि जनता इसे कैसे देखती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल लगातार वैक्सीन पर राजनीति भी हुई और कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाने की कोशिश की, लेकिन आम लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। कनॉट प्लेस में कुछ युवा हैं हमारे साथ। ये बताइए कि वैक्सीन आने वाली है, 16 तारीख से लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन पर शंका जाहिर कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीन पर शक करना चाहिए? नहीं, वैक्सीन पे ऐसे शक तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर वैक्सीन आ रही है तो साइंटिफिकली सारे प्रोसीजर के बाद ही आ रही होगी। बट हाँ, वैक्सीन आना और सबका वैक्सीनिफिकेशन होने में बहुत फर्क है। वैक्सीन आ तो गई है, बट हमारी इतनी ज्यादा मैसिव पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, तो काफी साल लग जाएंगे कि हर इंडिविजुअल को। बिल्कुल, और सरकार उसको ड्राइव, एक बड़ी ड्राइव चलाएगी। पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग शक भी जाहिर कर रहे हैं। आपको लगता है कि शक किया जाना चाहिए वैक्सीन पर? सर, ऐसी महामारी में अगर कोई अच्छी खबर आ रही है तो सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऐसी नेगेटिविटी फैलाएंगे तो वैक्सीन आने से पहले ही लोग डर जाएंगे। नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, और बिल्कुल बहुत सही बात करें कि लोगों में डर पैदा होगा। क्या यही कोशिश है कि लोगों में डर पैदा हो, जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस पर? में भी हो सकता है कि लोग राजनीति, तो देखो इंडिया में तो राजनीति ज्यादा एक्सटेंट पे होती है। अच्छा। तो हमें तो देखो रिजल्ट से होना चाहिए। राजनीति से हमें आम लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए, क्या शंका की जानी चाहिए वैक्सीन पर? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जितनी भी सारी अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, उन्होंने अप्रूव करा हुआ उसे, और ये अप्रूव करने के बाद ही उन सबको मिल रही है। क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि वो जो वैक्सीन है वो किसी को भी ऐसे लग जाए और जिसको उससे उनको साइड इफेक्ट्स हो जाए। देखिए, ये आम लोगों की राय है, जो शक या शंका जाहिर लोग कर रहे हैं, उनके लिए जवाब है आम लोगों का। और बिल्कुल, और जो वैक्सीन आ रही है वो पूरी एक प्रोसीजर के तहत आ रही है, वैज्ञानिक विधि से आ रही है। तो ऐसे में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो सोचा जाना चाहिए कि वो कितना सही है, क्योंकि देश ने बहुत बुरा दौर देखा है। 2020 का वो दौर, कोरोना अपने जब पीक पर था, 1.5 लाख से ज्यादा अभी तक मौतें हो चुकी हैं, करोड़ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तो ऐसे में ये वाकई खुशखबरी होगी 16 तारीख जब वैक्सीन लगना शुरू होगी। तो ऐसे में सवाल को आम लोग जो है वो खारिज कर रहे हैं कम से कम।
और इसी तरह की समझदारी की बात और इन युवाओं का भी यही संदेश है कि किसी भी तरह का शक ना करें और निगेटिविटी ना फैलाई जाए। अब लेकिन ज्यादातर लोग इसी तैयारी से खुश भी हैं कि जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख आ गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि राज्य में भी वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है और केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही लोगों को महाराष्ट्र में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। उस दिन जो कार्यक्रम बनाया गया है हम पूरी तरह से उसको अमल करेंगे। हेल्थ वर्कर हों, कोविड वॉरियर हों, सभी लोगों को पूरी तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी है और निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उसे हम अंजाम देने का काम करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी व्यवस्था ने सफलतापूर्वक सारे कामों को अंजाम दिया है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने वैक्सीन लगाने की तारीख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये देश के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीख घोषित की है, 16 जनवरी को सब जगह टीकाकरण किया जाएगा कोरोना वैक्सीन को। क्या कैसे देखते हैं, क्या एक वेलकम करना चाहोगे आप? मैं तो समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत है। महाराष्ट्र के मंत्री भी कह रहे हैं कि स्वागत योग्य ये बात है। ज्योत्सना, क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की या सरकार की, किस तरह की तैयारी की गई महाराष्ट्र में? अगर महाराष्ट्र के आम जनता की बात करें तो महाराष्ट्र की जनता खुश है। कोरोना वैक्सीन आ रही है, जो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, अब उसका खात्मा करने के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ी खुशी उनको महसूस हो रही है। 16 जनवरी का बेसब्री से तो इंतजार है। और रही बात सरकार की, तो सरकार ने शुरू से ही हमने देखा कि मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, कई जगह पे जो है वो ड्राई रन की गई, ट्रायल रन की गई थी। साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र में आंकड़े की बात की जाए तो 7.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले फेज में, जिनको टीकाकरण किया जाएगा। और अब तक 16,500 स्वास्थ्यकर्मी जो है उनको कोरोना वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है कोरोना वैक्सीन। और ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन दो वैक्सीन बन रही है, तो इसमें कोई भी अगर वैक्सीन जल्दी बनकर पहले पहुंचती है तो उन सभी तमाम, अगर हम स्वास्थ्यकर्मी की बात करें तो तमाम स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुंबई बीएमसी ने अपने बीकेसी कोविड सेंटर, जो सबसे बड़ा जम्बो सेंटर था, वहां पर तो तैयारियां मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कर ली गई है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन पूरे देश भर में। लेकिन कोरोना में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी दी है इस पूरे कोरोना काल की। दरअसल शनिवार को वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद यह ऐलान किया कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने की भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। वैक्सीन पर आई खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। भारत से भागेगी महामारी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू करने की तारीख के ऐलान की। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से जारी जंग में एक ऐतिहासिक कदम शुरू कर रहा है। उस दिन से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों समेत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंट लाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद
50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल का स्टाफ, पुलिस और कोरोना से सीधे लड़ रहे अधिकारी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता की हित में कुछ सोचा गया है और इतनी बड़ी बीमारी से रिहाई पाई जाएगी। और देश जो है इसकी संकट में आ गया है, ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। सेफ फील कर पाएंगे जब आम लोगों को लगेगी? हाँ, सेफ फील कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए हम सेफ ही होंगे सब लोग। ठीक है, हमारे हित में अच्छा ही होगा। हित में अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा, क्या कहेंगे? कितना? जी बढ़िया, बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा, बढ़िया होगा। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी तादाद। मसलन राजस्थान को ही ले लीजिए, जिसका दावा है कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। अभी हम वैक्सीन के जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे तैयार हैं पूरी तरह से। प्रथम चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो लगभग 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का करना है, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे। उन लोगों का भी वैक्सीनेशन 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखा जाए, ये वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम पूरे जयपुर जिले का यदि वैक्सीन शुरू करेंगे तो हम अगस्त सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार का ये दावा पूरा कैसे होगा? जयपुर में कुल 238 वैक्सीन सेंटर का ऐलान किया जा चुका है। हर सेंटर पर मौजूद वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। इस हिसाब से जयपुर में एक दिन में 2380 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जयपुर की आबादी करीब 12 साल से कम उम्र के बच्चों समेत 72 लाख है। इस हिसाब से सभी को वैक्सीन पहुंचाने में 211 दिन का वक्त लगेगा, यानी करीब 7 महीने। सब कुछ ठीक रहा तो इस हिसाब से इस साल सितंबर तक पूरे जयपुर को वैक्सीन लग सकती है। देश के एक और शहर के इस हिसाब से अंदाजा हो जाता है कि काम कितना बड़ा है। अब एक राज्य का भी हिसाब लगाते हैं। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीन लगाने वाले 14,724 वैक्सीनेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। अब अगर हर वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाता है तो एक दिन में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऐसे में बिहार की करीब 11 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम बिना ब्रेक के चलता रहे। लेकिन गणित के इस हिसाब में देश की 130 करोड़ आबादी का वो हिसाब शामिल नहीं है जो हमारी बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांवों में रहता है या फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी योजनाओं में सीधे शामिल हो सके। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की है और हर घर तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कई देशों में चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मिशन में बड़ी तैयारी से उतर रही है। वैक्सीनेटरों की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2000 से ज्यादा ट्रेनरों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद तैयार ट्रेनर्स ने वैक्सीन के 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा देश भर में 2 लाख मुख्य वैक्सीनेटर और उनकी टीम 3,70,000 सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वालों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 79 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। वैक्सीन सेंटर पर इस ऐप के जरिए पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी डोज का अलर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती वैक्सीन की लगातार सप्लाई और उसे सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है।
ये सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखेगा। स्टोर करने के दौरान तापमान पर लगातार निगाह रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। कोविड की वैक्सीन्स देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है, तैयारी है। वैक्सीनेटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। मात्र डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन बाकी भी हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रसीकरण दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास 16,000 जितने लोगों की यादी भी है। इसको हमने नेशनल लेवल के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। और जैसे बताया गया, प्रतिदिन एक वैक्सीनेशन के सेशन में 100 लोगों को इस तरह से टीका दी जाएगी, रसीकरण किया जाएगा। और इस तरह से प्रतिदिन हम 16 लाख जितने लोगों को कवर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी है। इस पूरी तैयारी का ड्राई रन किया जा चुका है। आज तक मिली दिक्कतें दूर की जा रही हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाने में कोई अड़चन न आए। बर्ड फ्लू का खतरा भी अब रोज नए नए प्रदेशों को अपनी चपेट में ले रहा है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से पहले से ही लोग दहशत में हैं, तो इंदौर में चिकन की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। जबकि कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद करवाने का आदेश दिया है। दूसरे राज्यों से मुर्गे मुर्गियों को लाने पर भी रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में आई और लगातार निगरानी में जुट गई है। वहां भी पोंग लेक इलाके को सील कर दिया गया है। इन सभी के साथ उत्तर प्रदेश में भी अब प्रशासन सतर्क हो गया है और कई इलाकों में अब निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू की दहशत के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों से बर्ड फ्लू की आहट आने लगी है। लखनऊ में कुछ पक्षियों की मौत के बाद चिड़ियाघर का एक हिस्सा ही बंद कर दिया गया, जबकि लोगों से भी सावधान रहने की अपील लोगों से की गई है। बताया गया कि चिड़ियाघर में कुछ पक्षियों के शव मिलने के बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक चिड़ियाघर के हिस्से को लोगों के लिए बंद करवा दिया है, जबकि उन पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने दावा किया कि चिड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए उनके खाने में दवाइयां भी उन्हें दी जा रही है। कानपुर में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं और इसके बाद चिड़ियाघर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया है और 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन की दुकानों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जो हमारे पास एग्जैक्ट खबर है, सिर्फ हमारे 10 बर्ड्स मरे हैं। बाकी सब हम लोगों ने पैक कर दिया है, सभी जगह बंद कर दिया है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं और दवाएं चल रही हैं, कीटनाशक इस्तेमाल हो रहा है। कोई भय की बात नहीं है। कल 2 बजे तक डीएम साहब ने बैठक ली, कमिश्नर साहब ने बैठक ली, सभी की बैठक हुई है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बाद अब जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर समेत कई ऐसे और इलाके हैं जहां पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कई टीमों का गठन किया गया है और पक्षियों की निगरानी अब और तेज कर दी गई है। ओखला पक्षी विहार के आसपास कई बैनर भी लगा दिए गए हैं जिसमें लोगों से इन पक्षियों से दूर रहने की अपील की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू से लोगों को ना घबराने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बर्ड फ्लू पर बात करते हुए लोगों से सावधानी बरतने और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिया है। बर्ड फ्लू का एक नया वो सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी करते हैं। सावधानी और सतर्कता इन बीमारियों से बचाएगी। सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ बचाव के लिए पूरा आपके लिए कार्य करेगी। ये हमारे लिए एक एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और सबकी सुरक्षा, सबको उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता देना, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी बर्ड फ्लू की दहशत का सीधा असर चिकन कारोबारियों पर पड़ा है। लोगों ने चिकन से दूरी बना ली है और इसी वजह से चिकन के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ ऐसा ही हाल अंडों का भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चिकन से लोगों ने अगर दूरी बनाई तो असर पड़ा मटन के दामों पर और केरल में
मटन के दाम अचानक उछलकर 800 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए। थोड़ा कुछ कम हो गया, ज्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा 10-11 रुपए कम हुआ पहले से। इधर तो हम लोग इधर से मतलब तमिलनाडु से आते हैं। अभी कस्टमर कम है, ऐसे भी लॉकडाउन के वजह से ऐसे ही कम है। अभी 2 हफ्ते के अंदर मतलब और कम हो गया। उधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में चिकन मार्केट से भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब चिकन की दुकानों को 7 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मालवा जिले में अब तक 400 से ज्यादा कौवे और कई बगुलों की मौत हो चुकी है बर्ड फ्लू की वजह से, जिसके बाद प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ाने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी इस पूरे इलाके में अब और तेज कर दिया है। तो उधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से परेशानी बढ़ गई है। बालोद जिले में एक पोल्ट्री फार्म में भी कई मुर्गियों की मौत से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई और तुरंत सैंपल लिए गए, जबकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए इन मरी हुई मुर्गियों को दफन कर दिया गया है। बर्ड फ्लू अब धीरे धीरे देश भर में अपने पैर पसारता जा रहा है। बर्ड फ्लू से जूझ रहे राज्यों में अब उत्तर प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बाद बर्ड फ्लू की बीमारी झेल रहा है ये 7वां राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और यूपी सरकार अब इसके बाद सतर्क हो गई है और तुरंत चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका है और इसकी वजह से दिल्ली के इलाके में भी दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। यूपी के कानपुर पहुंचा बर्ड फ्लू। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका। परिंदे बीमार तो दहशत में इंसान। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है, जिसके बाद बर्ड फ्लू वाला 7वां राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यूपी के कानपुर में एक चिड़ियाघर में 10 जंगली मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई तो चिड़ियाघर को सील कर दिया गया, जबकि शाम तक जू के बाड़ों में सभी पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए गए। जू के 1 किलोमीटर तक के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले चिकन मार्केट को बंद कर दिया गया। लखनऊ में ऐसी कोई संभावना भी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम पूरी सतर्कता के साथ पूरे जू को, पूरे डिवीज़न को कह दिया गया है कि कोई भी बात होगी जो हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी है, पूरी सतर्कता के साथ हमारा विभाग, पीसीसीएफ और उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। जैसे अभी कानपुर में कुछ इस तरह की संभावना बनी तो हमने कानपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसका हो रहा है। इसी तरीके से जहाँ भी कोई संभावना होगी पूरी सतर्कता हम बरत रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका। साउथ दिल्ली का हौज खास पार्क बंद। साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का पार्क बंद। पूर्वी दिल्ली की संजय झील बंद और वेस्ट दिल्ली का हस्तसाल पार्क बंद। दिल्ली के ये 4 इलाके लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर कौवे और बतख मरे पाए गए, जिसके बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मर रहे पक्षियों के मामले ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना काल में पहले ही मुसीबत झेल चुकी दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि अब उसकी नई मुसीबत बर्ड फ्लू बने और दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़े, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 104 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे हैं। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं।
दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए दिल्ली के पास नोएडा में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर और धनौरी वेटलैंड में सैलानियों के पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये जगह खुली रहेंगी, लेकिन पक्षियों को पास से देखने के लिए बनाए गए वॉच टावर को बंद कर दिया गया है। साथ ही निगरानी के लिए कई टीमें भी बना दी गई हैं, जो लोगों को लगातार जागरूक कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी 3 चिड़ियों के मरने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है। केरल में तो बर्ड फ्लू के मामलों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अब तक 45,000 से ज्यादा मुर्गे मुर्गियां मारी जा चुकी हैं, जबकि 2 जिलों पर बर्ड फ्लू का खासा असर दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से सैंपल जुटाने और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पोल्ट्री चलाने वाले लोगों को मारी गई मुर्गियों के लिए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इन जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखने के लिए 29 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका असर इंदौर में ज्यादा दिखा। इंदौर में चिकन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। आगर मालवा में अब तक 422 कौओं और करीब 1 दर्जन से अधिक बगुलों की मौत हो गई, जिसके बाद 7 दिनों के लिए पोल्ट्री बाजार को वहां बंद कर दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में भी कौओं की मौत के बाद दहशत बढ़ गई। हिमाचल सरकार भी चिंता में आ गई और पौंग झील वेटलैंड में मारे गए पक्षियों की तलाश के लिए नई मोटर बोट मंगाए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही गई। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये हिमाचल पे नहीं, पूरे देश की खबर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में और भी बहुत सारे प्रदेशों में जो है ये जो फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू जो फैला है और उसके कारण बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित न कर डाले। हिमाचल में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के बाद एहतियात बरतते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उधर गुजरात के अंजार में चक्सर लेक के पास 38 पक्षी मरे हुए मिले, जबकि राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। हाल ही में सवाई माधोपुर में 70 परिंदों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई, तो वहीं श्रीगंगानगर में 125 पक्षी मरे मिले, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलने के खतरे को देखते हुए डॉक्टर भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू से बचने के लिए कच्चा या अधपका अंडा और मांस खाने से परहेज करना चाहिए। मांस को 70 डिग्री से ज्यादा तापमान पर पकाना चाहिए और अच्छी तरह पके हुए चिकन को ही खाना चाहिए। एक पानी भी आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, तो ये बनाने वालों का अनुमान तो होता है कि कम से कम इसका आसपास उबलने वाले रेशों के आसपास इसका तापमान होगा। कि निर्धारित तापमान कर ले, मतलब ऐसा कोई थर्मामीटर लगाने नापने की जरूरत नहीं है। गर्म होना चाहिए, उबला होना चाहिए, तो बाकायदा माना जाएगा कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पका है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों से संपर्क में रहने और राज्य में बर्ड फ्लू की आशंका वाले क्षेत्र में कड़ी नजर बनाए रखने की अपील की है। राज्य से लेकर केंद्र तक सभी अलर्ट मोड पर हैं और बर्ड फ्लू से निपटने में लगे हैं, जबकि दूसरे राज्य एहतियात बरतकर समय रहते कदम उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि पहले ही कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू एक और मुसीबत न बन जाए। और एक बड़ी खबर इस वक्त की पड़ोसी मुल्क से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में कल रात से गई बिजली अब तक नहीं आई है। पूरा पाकिस्तान रात भर अंधेरे में डूबा रहा। बिजली ठप होने से इंटरनेट सेवा भी बंद हो गई और मोबाइल सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरेटर से काम चल रहा है। पावर ग्रिड फेल होने की वजह से पाकिस्तान पर ऐसी मुसीबत आई है। सरकार ने इसकी जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी का भी गठन कर लिया है और सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट हैशटैग ट्रेंड करने लगा है, क्योंकि गहरे अंधेरे में डूब गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान में बत्ती गुल, अंधेरे में डूबा पाकिस्तान। मोबाइल इंटरनेट सेवा पर असर, ब्लैकआउट से पाकिस्तान परेशान। पाकिस्तान में शनिवार की रात को ऐसा अंधेरा छाया कि सो रहे लोगों की भी नींद खुल गई, क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली जो गुल हो गई थी।
पाकिस्तान का कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा शहर नहीं था जहां बिजली ना गई हो। वक्त बीतने के साथ लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। शनिवार आधी रात को पूरा पाकिस्तान अंधेरे की चपेट में आ गया। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बिजली गुल हो गई और लोग सड़कों पे आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाकिस्तान सरकार ने जानकारी दी कि पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली गुल हो गई है। अफरा तफरी के बीच पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ट्विटर पर बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक रात 11:41 पर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक 50 से 0 की गिरावट आने से पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। वजह पता करने की कोशिश हो रही है, लोग संयम रखें। इसके बाद ऊर्जा मंत्री उमर अयूब खान ने भी हालात का जायजा लेते हुए अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। आधी रात से पाकिस्तान परेशान, खुद को अंधेरे में घिरे देखकर लोग सड़कों पर आ गए और परेशान होते दिखे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे लगभग कई बड़े शहर में बिजली गुल थी, जिसका असर मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर भी पड़ा। जैसे ही पूरे पाकिस्तान में बिजली गुल होने की खबर फैली, ट्विटर पर #ब्लैकआउट और #लोड शेडिंग ट्रेंड करने लगा। कोई इसे भारतीय वायुसेना का हमला बता रहा था तो कोई साइबर अटैक। इतना ही नहीं, लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान की लाइट क्यों गई हुई है। बस अब तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पर रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क के लोग पहले ही इतना डरे में। घर से निकला, मैंने कहा हमारे घर की लाइट नहीं है। बाहर निकला तो तकरीबन सब जगह पे अंधेरा हुआ है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो पूरे कराची में लाइट नहीं है, कारोबार बंद है, सब ठप हुआ है। हालांकि बाद में ऊर्जा मंत्रालय ने इस्लामाबाद समेत कुछ इलाकों में बिजली बहाल होने की जानकारी दी, लेकिन अधिकांश इलाकों में 11 घंटों बाद भी अंधेरा छाया रहने का दावा किया गया। पाकिस्तान में फैले अंधेरे से मची खलबली के बीच वहां की सरकार ने बिजली ब्रेकडाउन की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। वैसे पाकिस्तान में बिजली गुल हो जाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनवरी 2015 में भी ऐसा ही हुआ था और तकनीकी खामी की वजह से वहाँ लोगों को कई घंटों तक बिना बिजली के रहना पड़ा था। इस बार जब बिजली गुल हुई है तो लोगों को फिर वही दौर याद आ गया। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी अब हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।